हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 4 आपका जो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग इसके चैप्टर 1, 2, 3 का वन शॉट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिस प्लेलिस्ट में हमने आपको तीनों चैप्टर को पढ़ा दिया है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, फिर हम कैसे पता करें कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या कोई और समीकरण है। उसके बाद कोई आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसको कैसे द्विघात समीकरण के रूप में आप लोग को निरूपित करना है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एक गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालना जानेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानेंगे, जिसमें हम लोग विवेचक या विविधकर यानी डी का मान निकालना जानेंगे। इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, जिस कारण से आपका ये जो चैप्टर 4 है आज की इस वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहीं कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह द्विघात समीकरण क्या है। तो मैं आपको पहले बता दे रही है, ये जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 को यदि आपको ढंग से समझना है तो आप पहले चैप्टर 2 पढ़ के आइएगा, क्योंकि चैप्टर 2 से इसका बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर 2 नहीं पढ़े रहिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप चैप्टर 2 पढ़े रहेंगे तो चैप्टर 4 आपको समझने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इस चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण, और चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो बहुपद होते हैं इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक घाती बहुपद जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, दूसरा होता है द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होता है, और एक होता है त्रिघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 होता है। यहाँ तो हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो चाहे जितने भी बच्चे स्टूडेंट चैप्टर 2 पढ़ के आएंगे उनको मालूम होगा कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, 2, जिसमें अधिकतम घात होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। जिसका व्यापक रूप आप लोग को मालूम होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह इसका व्यापक रूप होता था किसका? तो द्विघात बहुपद का। इसमें एकदम डिफरेंस नहीं है बहुपद में और समीकरण में। यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे चैप्टर 3 वाला, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। चलिए एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। बहुपद और समीकरण में मेनली एक चेंजिंग रहता है कि बहुपद जो रहता है इसमें ये नॉर्मली जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जब बराबर में आप लोग 0 रख दीजिएगा तो यह बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, और यह हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब बहुत जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे चैप्टर 2 और 3, उनको नहीं पता चलता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे घात 1 छुपा है, यहाँ पे घात 1 छुपा है। तो इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम इसमें घात कितना है? तो अधिकतम घात इसमें 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद मेनली आपको वही समझना है जिसके अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो जब द्विघात बहुपद के बराबर में 0 हम लोग रख देते हैं, कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके जब इसी बराबर में 0 आएगा तो इसी वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, सेम टू सेम उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है इसमें। तो हम लोग द्विघात बहुपद तो समझ गया, द्विघात समीकरण का भी मानक रूप लिख देते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप वही होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। देखिए बहुपद में यह यहाँ पे बराबर में 0 नहीं रहता है और समीकरण में यहाँ पे बराबर में 0 रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो a है यह कभी भी 0 के बराबर में नहीं रहने वाला है, यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे a b c क्या है भाई, मतलब a किसकी जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए a और b और c जो संख्या है यह कोई भी
वास्तविक संख्या हो सकती हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में आप लोग से ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि किसी द्विघात समीकरण में ए किसको कहेंगे, ए किसको कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा, ए किसको कहिएगा आप लोग, तो जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा उसको हम लोग ए कहेंगे। बी किसको कहेंगे भैया, तो बी कहेंगे उसको जो बी के एक्स के गुना में रहेगा उसको बी कहेंगे। और जो लास्ट में बचा रहेगा अचर पद, जो अचर पद मतलब कि जो लास्ट में बचा रहेगा उसके साथ कोई भी चर पद नहीं रहेगा, उसको हम लोग सी कहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़, यह चीज़ क्वेश्चन में पूछी भी जाता है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण में ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं और सी किसको कहते हैं, यह चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको हम लोग ए कहेंगे। तो ए किसको कहेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग कहेंगे ए। उसके बाद एक्स के गुणांक को हम लोग कहेंगे बी, एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे हम लोग, बी, जो एक्स के साथ गुना में रहता है। और जो लास्ट में अचर पद रहता है, अचर पद हमने आपको बताया था, जो भी संख्या होती हैं उसको हम लोग अचर पद कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक। तो सी हमारा क्या रहेगा, सी कोई भी अचर पद रहेगा, अचर पद। अचर पद में आप लोग लिख सकते हैं 1 2 से लेकर के इन्फिनाइट तक अचर पद में आ जाता है। यह चीज़ हम लोग इसलिए लिखवाएं क्योंकि कभी कभी अब ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने लगा है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, तो बी कहते हैं। और जो किसी भी द्विघात समीकरण में जो अचर पद रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको सी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग आराम से बता दीजिएगा। तो इतना चीज़ तो क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण को कहेंगे जिसमें अधिकतम घात 2 हो, उसको हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, मानक रूप क्या है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर का 0, ठीक है। उसके बाद हम द्विघात समीकरण में ए किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, बी किसको कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, सी किसको कहते हैं, जो अचर पद रहेगा उसको सी कहते हैं। आप लोग साइड में चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, घात 2 होता है, आपको इस चीज़ को मन करे तो साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आप जितना भी पढ़िएगा उसमें हर जगह 2 से ज़्यादा घात किसी भी समीकरण में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण। तो इतना चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आपका बुक में सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि पता करें कि जो दिया गया है समीकरण वह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, द्विघात समीकरण पता करने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि कोई भी जो समीकरण होगा उसका अंत में यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाएगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं द्विघात समीकरण जांचने के लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अमूमन इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यदि गलती से 1-2 बार पूछ लिया जाता है आपसे तो आप आराम से बना लीजिएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है और उदाहरण में भी इसके कई सारे उदाहरण दिए हैं, जिस कारण से हम आपको बता रहे हैं। अन्यथा एग्जाम में बहुत कम बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। इन तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या रहता है, जो भी स्क्वायर या फिर कोई भी गुना में रहता है तो उसको आप लोग को सॉल्व करना रहता है। जैसे x-2 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया है तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे यहाँ पे बैठ रहा है तो उस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग को अप्लाई कर देना है। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1 और बाकी सब चीज़ वैसे ही का वैसा हम लोग उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो x है, x जो है जहाँ जहाँ उसको एक साइड कर लेंगे और जहाँ अचर पद है उसको हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक जगह रख देते हैं, फिर यहाँ पे -4x है, इसको पास में ला लेते हैं -4x, और यहाँ पे जो 2x प्लस में है इसको इधर ला के माइनस में कर लेते हैं, माइनस का 2x, फिर प्लस का 4 प्लस का 1
और ये जो माइनस का 3 है इधर आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन में सारे चीज़ को एक साइड करके बराबर में 0 कर लेना है, क्योंकि हमने आपको बताया था इसका जो मानक रूप होता है उसके बराबर में 0 हमेशा रहता है। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग को अप्लाई करना है, तो इसीलिए बराबर में 0 कर देंगे, बाकी सारी चीज़ को एक साइड ला देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, माइनस यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो 4 2 6 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है, क्या यह जो आंसर हमारा लास्ट में निकल के आया, क्योंकि इसके बाद तो अभी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हमारा जो लास्ट में आंसर निकल के आया है यह मानक रूप पे बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स है ठीक है, लास्ट में अचर पद है ठीक है। यहाँ पे 1 छुपा है तो इसको आप लोग मान सकते हैं ए के रूप में, तो ए भी हम लोग पास है, बी भी हम लोग पास है, सी भी है और एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, सेम टू सेम इसी पे बैठ गया, यानी कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि जांच करें कि ये नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यह हमारा द्विघात समीकरण है, तो यह हमारा लास्ट में आंसर निकल के आ गया। चलिए इस प्रकार के 1 2 और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए हम लोग एक और प्रकार का एग्जाम्पल ले लिए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है x-2 एक साइड है और x+2 है, फिर उसके बाद बराबर में x-1 और x+3 है। इसमें क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट है तो गुना होगा, यहाँ पे भी गुना होगा, तो इसका गुना इससे एक बार, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना एक से, मतलब x का गुना इस एक से होगा, फिर ये 1 से होगा, फिर उसके बाद 2 का गुना इससे होगा और फिर इससे। सेम प्रोसेस इधर भी दोहराएंगे हम लोग और आगे धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। पहले x का गुना x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद x का गुना 1 से करेंगे तो प्लस का x ही आ जाएगा, फिर -2 का गुना x से करेंगे तो -2x आएगा और -2 का गुना +1 से करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। बराबर में अब इधर करेंगे वही चीज़ को, x का गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद x का गुना +3x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, फिर -1 का गुना x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 1 का गुना +3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कटने लायक दिख रहा है आपको उसको कटा दीजिए। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये आराम से कट जाएगा, तो हम इसको कटा देंगे। उसके बाद ये जो x है ये प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये कटने से रहा, फिर ये -2, उसके बाद कुछ भी चीज़ मैच नहीं करना है। तो अब मैच नहीं कर रहा है तो हमने आपको बताया कि सभी चीज़ को एक साइड ला करके बराबर में 0 करना है हम लोग को, तो सभी चीज़ को एक साइड ला देंगे, x को एक साइड ला देंगे, एक्स स्क्वायर को एक साइड ला देंगे, सभी चीज़ को पास में ला लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सॉल्व होने वाला चीज़ है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे x है और माइनस का 2x है, तो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा रहेगा, तो -x और फिर इधर से प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी होगा, लेकिन प्लस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का नहीं रहेगा, यानी 2x इधर आके माइनस का 2x रहेगा, फिर माइनस का 2 और ये जो -3 है इधर आके प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा रहेगा, तो 3x और प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 गया 1 बराबर 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -3x + 1 बराबर 0। और यह कहीं से भी यह जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है इस पर नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यह चीज़ आप लोग को जान लेना है। खाली हम लोग सॉल्व करते जाना है, लास्ट में देखना है कि जब हम लोग का ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्मेट पे अप्लाई हो रहा है तो हमारा वह हो जाएगा द्विघात समीकरण। नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। एक और क्वेश्चन लिए हैं। यह क्वेश्चन इसलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि इस तरह का वैरायटी वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें वही करना है, x + 1 का होल स्क्वायर करना है तो कर लेंगे। a² + b² + 2ab बराबर, यह जो 2 है इसको गुना 1 से भी करेंगे और -3 से भी करेंगे, तो 2 को गुना 1 से होगा तो 2x हो जाएगा और 2 का गुना -3 से होगा तो -6 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो x² है, x² के साथ में इसको लगा देना है
एक्स स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2x यहाँ पे पहले से है, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 का 1 ही लिखेंगे और ये जो माइनस का 6 है इधर रहेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर का 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस है तो कट के 0 हो जाएगा हमारा, तो -0 + 7 बराबर 0। तो क्या हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस माफ़ करिएगा एक्स स्क्वायर + 7 बराबर 0। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यह तो पूरी तरह से इस फॉर्मेट पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्वेश्चन, देखने में तो यही लग रहा है लेकिन ऐसा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यदि हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर + 0 x + 7 बराबर 0। ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यह गुना होगा तो 0 आ जाएगा और 0 हमारा पहले से यहाँ पे आया है, तो यह तो इस फॉर्मेट पे यह चीज़ अप्लाई हो गया ax² + bx + c। तो इसी चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। जब आप लोग का स्क्वायर रहेगा, जब स्क्वायर रहेगा और लास्ट में कोई अचर पद रहेगा तो वैसी स्थिति में बीच में आप लोग का भले ही दिखे ना, ये जो x है भले ही आप लोग को ना दिखे लेकिन वह बीच में छुपा रहेगा, आप लोग चाहे तो तोड़ के ऐसे देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यह एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन था इसी टाइप के क्वेश्चन में, जिसको हमने आपको बता दिया और आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा द्विघात समीकरण जांच करने का, पता करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक था कि जो वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को दिया रहेगा इसको आप लोग को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना रहेगा। इसमें क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा इस प्रकार से, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को कह रहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने को, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को फाइनल आंसर ला करके देना है, लेकिन हम अभी उसी प्रकार के में चर्चा करेंगे जहाँ पे आप लोगों को केवल क्वेश्चन बनाने को दिया जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और इसमें आप लोग को लिख दिया जाएगा कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो उसको कैसे करेगा निरूपित, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। इसके बाद मूल इसका कैसे निकालना है, मतलब इसका फाइनल आंसर कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या रहता है, जो क्वेश्चन दिया है उसको ढंग से पढ़ लेना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, तो धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग को पता चल गया कि क्या ज्ञात करना है, दो धनात्मक पूर्णांक। तो पहला हम लोग हर क्वेश्चन में यही करेंगे, माना पहला, इतना चीज़ हर क्वेश्चन में लिखाएगा, माना पहला। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है तो धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, अन्य जगह कुछ और का बात करेगा तो कुछ और लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, x है। सभी क्वेश्चन में आप लोग को इस चीज़ को करना है, जिसमें पहला संख्या का भी बात करेगा कि दो लगातार संख्या ज्ञात करने को कहा जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको करना होगा कि माना पहली संख्या x है, इस प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक कर रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे लगातार कर रहा है। लगातार कोई भी संख्या होती है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, यह लगातार संख्या हो गया, ठीक। तो लगातार कैसे हुआ, जब हम लोग 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तब जाके वह 2 बन रहा है, यानी लगातार हो रहा है। 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तब जाके वह 3 बन रहा है, 3 में 1 ऐड कर रहे हैं तब जाके वह 4 हो रहा है। यानी जहाँ भी लगातार संख्या का बात करता है वहाँ पे हम लोग जो संख्या दिया रहता है उसमें 1 ऐड करना रहता है। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, हमारा क्या होगा, तो x + 1 होगा, x + 1 होगा, क्योंकि लगातार कर रहा है, यानी लगातार का मतलब होता है जो भी संख्या दिया है उसमें 1 ऐड कर देने का, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया कि पहली संख्या क्या होगा हमारा और दूसरा संख्या क्या होगा। देखिए पूर्णांक और संख्या में कोई डिफरेंस अंतर नहीं है। पूर्णांक यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि आंसर हमारा लास्ट में माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, इसीलिए पूर्णांक लिखा गया है।
यदि केवल संख्या लिखता तब पर भी वही मान रहता, वहाँ पे भी कोई कंडीशन चेंज नहीं होता। तो पूर्णांक और संख्या एक बात है। तो हमारा पहला पूर्णांक पता चल गया और दूसरा पूर्णांक पता चल गया। अब हमारे को मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम लोग प्रश्न अनुसार लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में इस चीज़ को लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या क्या कर रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी ये दोनों संख्या जो है इनका वर्ग करके योग करना है। यानी x का वर्ग, इसको योग होगा x + 1 के वर्ग के, यानी इसका वर्ग कर दिए, इसका वर्ग कर दिए, फिर इन दोनों के वर्ग को हम लोग जोड़ दिए। वर्ग का मतलब तो आपको मालूम होगा कि पावर कर देना है, और योग मतलब कि जोड़। ठीक है, तो जब जोड़ दिए तब जाके हमारा कितना आंसर आएगा, तो 365 आंसर आएगा। अब इसको हम लोग को फैला करके एक प्रॉपर द्विघात समीकरण के तौर पे रूप में ला देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग x² का x² लिख देंगे, प्लस x + 1 जो है इसको a + b मान के इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a² + b² + 2ab बराबर 365, बराबर में x² 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का 1 प्लस 2x बराबर 365, उसी उतार देंगे हम लोग। 2x² को उतार देते वैसे ही, और प्लस 2x वैसे ही लिख देते हैं, और बराबर में 365 का 365 लिख देते हैं, और ये जो प्लस का 1 है इसको इधर ला करके माइनस का 1 कर देते हैं। अब 2x² प्लस 2x बराबर 365 में से एक जाएगा तो 364 हो जाएगा। अब चूँकि आपको हमने बताया था कि द्विघात समीकरण के रूप में जब भी हमको करना रहेगा तब हम लोग बराबर में 0 कर देंगे। तो इसको भी एक साइड कर दे रहे सभी चीज़ को, 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर में 0। आप चाहे तो यहाँ पे भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और यहाँ भी अभी 2 के टेबल से कट रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² अंदर बचेगा, यहाँ x अंदर बचेगा, माइनस यह हमारा 182 अंदर में बचेगा बराबर का 0। तो यह जो 2 गुना में है इधर जाएगा तो भागा में जाकर ख़त्म हो जाएगा, यानी x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। यह जाके हमारा फाइनल यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो यह तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में लाना समझ गए आप लोग। इसका आंसर निकालने को कहेगा तो इसका मूल ज्ञात करना होगा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। उसके लिए करना कुछ नहीं है, करना है कि क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना है कि क्या ज्ञात करने को कह रहा है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करने को कह रहा था, इसलिए हम लोग पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 मान लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2 लगातार है, तो उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से आपको लगातार कर रहा है तो +1 कर देंगे, एक पीछे कर रहा है तो -1 कर देंगे। मतलब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस आप लोग अप्लाई करके 2 ठे यहाँ पे संख्या बना देना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसको प्रश्न अनुसार लिख करके उसको यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आराम से इस टाइप का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हम लिए थे ये आपका क्वेश्चन बैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इसलिए हम लोग सोल्यूशन करवाए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आप हमको समझना है इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़, द्विघात समीकरण के मूल निकालना। इसको 3 विधियों से हम लोग निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल। मूल का मतलब होता है द्विघात समीकरण का आंसर, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम लोग 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, उन विधियों के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा जो विधि होता है वह होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में मेनली करना रहता है कि बीच वाले संख्या जो रहती है उसका गुणनखंड करके फिर उसके बाद कॉमन निकाल के हम आंसर निकाल लेते हैं। और इस गुणनखंड विधि के बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। चैप्टर 2 में जैसे हम लोग मूल निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद का, सेम टू सेम यही प्रोसेस है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालने का। फिर दूसरा हमारा है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, जो कि होता है b + -√b² - 4ac/2 है। एक फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। और तीसरा और सबसे टफ है हमारा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग
विधि। बहुत कम लोगों को यह विधि समझ में आता है और इसका उपयोग भी बहुत कम आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है गुणनखंड विधि, जो कि आप आगे चलिएगा तो हर तरह के मैथ में कहीं भी आप मैथ पढ़िएगा तो आपको इस गुणनखंड विधि का ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा गुणनखंड द्विघाती सूत्र जो है इसका भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जाकर के पूर्ण वर्ग विधि आता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट गुणनखंड, फिर उसके बाद द्विघाती सूत्र, उसके बाद जाकर के पूर्ण वर्ग विधि। तो बारी बारी से हम तीनों विधियों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग इन विधियों के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला विधि भी आप लोग का है। गुणनखंड विधि के बारे में आपको अच्छा से भी समझना है तो आप चैप्टर 2 भी देख सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने जैसे मूल निकालने का सीखा था, वो इसी गुणनखंड विधि से आपका मूल निकाला जाता है बहुपदों का। उसी तरह से यहाँ पे द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन में, इस टाइप को क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि यह जो हमारा पहला पद दिया है और जो तीसरा पद दिया है, इन दोनों को गुना करके इसका गुणनखंड निकाल लेना होता है। इसको गुना करेंगे हम लोग तो पहला पद क्या है हमारे, देखिए हम पहले बता दे रहे आपको कि x और x स्क्वायर पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आप लोग को जो संख्या, जो डिजिट दी गई हैं उन डिजिट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला संख्या हमारा क्या है 2 है और तीसरा संख्या क्या है 3 है। तो 2 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 का हम लोग को करना है गुणनखंड। गुणनखंड निकालने का साफ मतलब यही है कि उसका एलसीएम निकाल देना, उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो जब हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे तो यह 2 और 3 में बढ़ जाएगा। 2 और 3 इसका गुणनखंड आ गया। अब क्या करना है, इस 2 और 3 में हम लोग को कुछ भी करके, चाहे आप प्लस करिए या फिर आप करिए माइनस, प्लस माइनस कुछ भी करके हम लोग को बीच वाला संख्या ला देना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप हमारा क्या है, तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या करना है। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि पहली और तीसरी संख्या का जो गुना है उसका गुणनखंड निकाल देना है। फिर जो तीसरा स्टेप हमारा है, जो गुणनखंड निकला है इसमें प्लस माइनस गुना भग्गा कुछ भी करके हम लोग को बराबर में लाना है। किसके, तो दूसरी संख्या के बराबर में लाना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो 6 का गुणनखंड आया है 2 और 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा, क्योंकि बीच में 5 है। तो हम लोग 2 और 3 में क्या करें कि 5 आ जाए, तो 2 और 3 में हम लोग ऐड करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है। कैसे करना है भैया, 2x स्क्वायर को वैसे ही उतार दीजिए, 2x स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग को लिखना है 2x प्लस में 3x, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इस माइनस के चिन्ह का लिहाज करना है हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस इसीलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को माइनस का चिन्ह चाहिए, इसलिए माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, यानी 3 2 5 हो ही जाएगा। और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस भी निकल के बाहर आ जाएगा। यही सबसे मेन पॉइंट है इस टाइप का क्वेश्चन में कि कैसे गुणनखंड निकाल करके उसको तोड़ना है, कैसे प्लस माइनस को बांटना है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस माइनस का ध्यान देना है। यदि माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस माइनस में ही तोड़ेंगे, यदि यहाँ पे प्लस रहता है तो सिंपल हम लोग प्लस प्लस लिख करके इसको तोड़ सकते थे। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई संख्या कॉमन निकालेंगे। देख लेते भैया क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें 2 भी दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 2 और x दोनों कॉमन निकल गया। जब 2x यहाँ से कॉमन निकल गया तो एक थे x बाकी रह गया माइनस, और यहाँ से 2x कॉमन निकल गया तो पूरा का पूरा संख्या आ गया, यानी कि कोई संख्या यहाँ पे नहीं रहा। जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं रहता है वैसी स्थिति में हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस से लिख देंगे। इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ भी दिख रहा है और 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहाँ से 3 कॉमन निकालिए तो x अंदर बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि 3 तो हमने कॉमन निकाल लिया। जब कुछ नहीं बचा तो वैसी स्थिति में 1 हम लोग लिख देंगे बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे मामला आप लोग का फंस गया। कैसे फंसा, क्योंकि हमारे को जो संख्या यहाँ पे रहता है वही संख्या यहाँ भी हम लोग को चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो x - 1 है और यहाँ पे x + 1 है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग माइनस का 3 कॉमन निकाल लिए हैं,
जब माइनस का 3 कॉमन निकाल लिए हैं, वैसी स्थिति में यहाँ से माइनस एक बाहर आ गया। जब माइनस और माइनस आपस में मिलता है तब जाके प्लस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो प्लस है, इस प्लस में से हम लोग एक ठे माइनस तो चुरा लिए, तो एक माइनस तो हम लोग का अंदर बचना चाहिए ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस लिख दिए हैं। यही हम लोग से गलती हुआ है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखाएगा। क्यों लिखाएगा हमने आपको बता दिया कि चूँकि हम लोग माइनस का 3 कॉमन में लिए हैं, माइनस का 3 साथ में कॉमन में लिए हैं ना भाई, तो माइनस का 3 जब कॉमन में लेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 निकल के आ जाएगा और अंदर में माइनस का 1 बचल रहेगा। तो माइनस का 1 यहाँ से उतार दिए हम लोग। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 इन दोनों जगह पे है, तो x माइनस 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, और बचा क्या है 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब क्या करना है, अब इस 0 को बारी बारी से इसमें और इसमें शेयर कर देना है, यानी कि बांट देना है। तो x माइनस 1 बराबर 0 कॉमा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करोगे भाई, अब करोगे ये कि x एक साइड रख के बाकी सब संख्या को बराबर के उधर भेज देना है। तो x बराबर माइनस का 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x 2x का 2x लिख दे रहे हैं, बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब 2 जो गुना में है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो x का 2 ठे आंसर हमेशा आएगा। आप लोग जब भी द्विघात समीकरण का मूल निकालिएगा तो x का 2 ठे आंसर आएगा, और यही x का मूल भी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा x का मूल क्या आया, x का मूल 1,3/2 आया हमारा x का मूल। ये इस प्रकार से आंसर आता है गुणनखंड विधि से। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बनाने में तकलीफ़ ना हो और ज़्यादा समझ में आप लोग को आ जाए। तो एक और क्वेश्चन ले लिए हम लोग इसी टाइप का, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। करना क्या हम लोग को, जो चीज़ हमने पहले इसमें बताया वही चीज़ करना है। सबसे पहले जो पहला संख्या और तीसरा संख्या है इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पे पहला संख्या 1 छुपा है और तीसरा संख्या 10 है, यानी 10 को गुना करेंगे 1 से तो 10 ही आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो 10 का गुणनखंड निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा 2 और 5 आ जाएगा। अब 2 और 5 में हम लोग क्या करेंगे कि 3 निकल के आ जाए, तो 2 और 5 में हम लोग माइनस करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि माइनस का 3 हम लोग को चाहिए, ना कि 3। तो देखिए जब हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन जब 2 में से 5 घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए हम लोग को 2 में से 5 घटाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार देते हैं, प्लस का 2x और माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या है, x यहाँ भी x यहाँ भी, x कॉमन निकल जाएगा। x जब x स्क्वायर में रहेगा तो एक ठे x निकल गया तो एक ठे x अंदर बचा रहेगा, प्लस यहाँ से x आ गया तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 5 हम लोग कर लिए, कॉमन निकालिए माइनस का 5। अब फिर से यहीं पे आप लोग को देखने का ज़रूरत है, जब यहाँ से माइनस का 5 हम लोग कॉमन निकाल लिए तो वैसी स्थिति में अंदर केवल x बच गया। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, माइनस का 10 में से जब माइनस का 10 में से हम लोग माइनस का 5 निकाल लिए, माइनस का 5 निकाल लिए तो ये माइनस माइनस कट गया 5 की टेबल से 2 बार में, तो अंदर में हम लोग का 2 बचना चाहिए और प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा यहाँ पे कट जा रहा है। तो यहाँ पे अंदर में हमारा लिखाएगा प्लस का 2 बराबर 0। हमने पहले आपको बताया प्लस माइनस पे आप लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे माइनस का 10 था लेकिन अंदर में प्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब हम लोग माइनस का 10 कॉमन निकल रहे हैं तो उसी स्थिति में ये जो माइनस यहाँ पे है ये माइनस भी कॉमन में निकल जा रहा है। जब माइनस कॉमन में निकल गया तो अंदर में कुछ नहीं बचा तो प्लस आ जाता है सिंबल। अब x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 फिर कॉमन लिया जाएगा और बाकी का बचेगा x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0। अब बारी बारी से इन दोनों में 0 को बांट देते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और इधर x माइनस 5 इधर जाके x का प्लस 5 हो जाएगा। तो आपका जो मूल लास्ट निकल के आ रहा है ये -2 आ रहा है और इधर से 5 आ रहा है। -2, 5 हमारा इस द्विघात समीकरण का मूल निकल के आ गया। और आशा करते हैं कि आपका गुणनखंड विधि कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। हम इसलिए दोनों टाइप का क्वेश्चन जो प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न पैदा करता है जान से लिए थे, ताकि आप लोग को जो हार्ड क्वेश्चन है वही हम बता देंगे, तो आसान तो आप लोग आराम से खुद से
बना ही लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा तो आराम से यह गुणनखंड विधि समझ में आ जाएगा। सबसे आसान विधि है और सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि भी है, इसलिए इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। तो गुणनखंड विधि के बाद अब द्विघाती सूत्र से कोई भी मूल ज्ञात करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है विवेचक या विविधकर ज्ञात करना। इसको समझना जरूरी है। यह काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसमें, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे खासे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर यह बनता है, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह विवेचक या विविधकर क्या है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका संकेत क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको मूल निकालना सिखाया, उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें सभी दोनों एग्जाम्पल में मूल तो हम लोग का निकल के आ गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी द्विघात समीकरण होते हैं जिनका मूल नहीं निकलता है, मतलब मूल उसका होता ही नहीं है, वास्तव में वह मूल नहीं होता है, उसकी कल्पना की जाती है। तो उसी को हम लोग कैसे बिना सॉल्व किए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है तो पहले फुल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यदि मूल नहीं होगा तब जाके हम लोग को लास्ट में पता चलेगा कि मूल उसका नहीं था, फालतू का उतना मेहनत हम लोग किए। उसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है विवेचक या विविधकर का, जिसके माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका जो भी समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण उसका मूल है कि नहीं, यदि है तो वह शून्य के समान है कि नहीं, शून्य के असमान है कि नहीं, काल्पनिक है कि नहीं, ये सारा चीज़। तो सबसे पहले इसका संकेत के बारे में बात करें तो इसका संकेत डी से को डिनोट करते हैं हम लोग, किसको, तो विवेचक या फिर आपको विविधकर कह दिया जाएगा। ठीक, इसको डी से संकेत करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए बी सी जो संख्याएं हैं ये हमारा जो आपको व्यापक रूप में बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ से लिया गया है। बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी जो अचर पद है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, इसको आप लोग को याद रखना है। अब ये फार्मूला तो आप लोग को मिल जाएगा, तो इस फार्मूला से भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण का विवेचक ज्ञात करें या विविधकर ज्ञात करें, तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिएगा तो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन इस फार्मूला का सबसे मेन काम है मूलों का अस्तित्व को जानना। अब मूलों का अस्तित्व क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग इसी फार्मूला से जानते हैं। कैसे, यदि d बराबर 0 आए तो क्या होगा, मतलब हमारा जो d है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, या फिर d हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, या फिर d हमारा 0 से छोटा होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए d जब 0 के बराबर हमारा होता है तो जो मूल होता है हमारा, मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और शून्य के समान भी होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है जब d बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। उसके बाद d जब बड़ा होगा 0 के तो वैसी स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन 0 के चूँकि यह समान तो नहीं है इसलिए मूल असमान होंगे, असमान होंगे। अभी आप थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे जब इससे जुड़े हम लोग 2-3 से क्वेश्चन कर लेंगे तब। और जब d हमारा छोटा होगा 0 से वैसी स्थिति में हमारा मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक या फिर आप लोग काल्पनिक कर सकते हैं, या फिर काल्पनिक होगा। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन में d का फॉर्मूला निकाल दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा आप लोग का कि निम्नलिखित दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात करें तथा मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। तो जब आपका जो d है यदि 0 के बराबर आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे वह अगर 0 के बराबर आ गया, वैसी स्थिति में आप लोग लिखिएगा कि मूल वास्तविक है तथा समान है। ठीक, जब d हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा, यह जो ग्रेटर देन का साइन है आप लोग को मालूम होगा, जब d हमारा 0 से बड़ा होगा वैसी स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे।
और डी जब छोटा होगा हमारा 0 से, वैसी स्थिति मूल अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को और ज्ञात करना है कि यदि आप लोग से पूछेगा कि मूल अस्तित्व में कब रहते हैं, तो जब मूल वास्तविक एवं समान रहेगा यानी 0 से बड़ा रहेगा तब अस्तित्व में रहेगा, या फिर 0 से बराबर होगा या फिर 0 के बड़ा होगा तब जाके मूल अस्तित्व में रहेगा। जब 0 से छोटा रहेगा तब मूल अस्तित्व में नहीं रहता है। यह चीज़ आप लोग को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और इतना जो पार्ट है इस पार्ट को दिमाग में बैठा लीजिए कि डी जब बराबर 0 के आएगा तब क्या होगा, डी जब बड़ा होगा 0 से तब क्या होगा, और डी जब छोटा होगा 0 से तब क्या होगा। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। तो हम इस क्वेश्चन, इस फार्मूला को समझाने के लिए आपके एक्सरसाइज 4.4 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग का है इसी फार्मूला पे बेस्ड है। कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। पहले मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करें। मूल अस्तित्व में होने का हम लोगों ने क्या आपको बताया कि जब डी बराबर होगा 0 के या फिर डी बड़ा होगा 0 के तब जाके मूल अस्तित्व में होगा। उसके बाद कह रहा है कि मूल को भी यहाँ पे आप लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया आपका पहला वाला जो क्वेश्चन 2x² माइनस 3x प्लस में 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो a b c का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ a बराबर, a का मान क्या है, तो a हमने बताया x² का गुणांक को a कहते हैं। तो x² ये है, इसका गुणांक 2 है, तो a का मान 2 आ गया। फिर b बराबर, b x के गुणांक को कहते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पे माइनस का 3 है, तो b का मान -3 आ गया। और c जो अचर पद रहता है लास्ट में यानी कि 5, यहाँ पे हमारा c हो जाएगा। तो a b c का मान पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे चूँकि d बराबर, d का फॉर्मूला क्या हमने आपको बताया, b² माइनस 4ac। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पता करिए कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति का मतलब कि मूल वास्तविक हैं कि अवास्तविक है, कि समान है कि असमान है, ये आपको पता करना है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व कब होगा, जब d के बराबर होगा मूल या फिर d से बड़ा होगा। तो यदि मूल का अस्तित्व होगा तो वैसी स्थिति में आप लोग को मूल ज्ञात करना है। तो इसका इस फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो d बराबर b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। तो d बराबर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 दूनी 8, 8 5 40। तो d बराबर जब 9 में से 40 हम लोग घटाएंगे तो आएगा हमारा -31। तो यहाँ पे d तो जो क्या हमारा निकल रहा है, d हमारा 0 से क्या है, तो d हमारा 0 से छोटा है, d हमारा 0 से छोटा है। और जब d हमारा 0 से छोटा रहता है तो वैसे 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में आ रहा है यानी 0 से छोटा है। तो जब d हमारा 0 से छोटा रहता है तब मूल अवास्तविक रहता है या काल्पनिक रहता है। तो यानी हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप लोग का आंसर नहीं निकल के आएगा, ये आप लोग को जान लेना है। जहाँ भी दिखेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है वैसी स्थिति में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलने वाला है। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर का 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले a b c का मान निकाल लेते हैं। a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है और c बराबर है 4। ठीक है, a b c का मान निकल गया। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान क्या है, तो -4√3 है, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है। फिर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान है 4। फिर d बराबर, यहाँ पे देखिए 4√3 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 16 इंटू
ये रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 केवल बाहर निकलता है, तो यह 16 × 3 हो जाएगा और माइनस 4 × 12, 12 छके 42, 48, 12 4 × 12, 12 × 36, 12 × 48। डी बराबर 16 × 48 माइनस 48, तो डी बराबर हो गया हमारा 0। जब डी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो वैसी स्थिति में हमारा क्या होगा, तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, यानी हमारा जो मूल निकल के आने वाला है वो वास्तविक तो रहेगा ही, वह और दो ठे मूल हम लोग का है आता है, वह दोनों मूल आपस में बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है द्विघाती सूत्र, क्योंकि यहाँ पे बीच में रूट 3 है तो इसको तोड़ने में थोड़ा मेहनत लगेगा। द्विघाती सूत्र इसके लिए परफेक्ट है, इसलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जब द्विघाती सूत्र आपको पढ़ा देंगे तब, यानी थोड़े देर बाद। तो इसका सॉल्यूशन अभी नहीं करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा, लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक एवं समान है, और मूल वास्तविक व समान है। इसका सॉल्यूशन हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब। अब तीसरा टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कर रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x² माइनस का 6x + 3 बराबर का 0। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। a का मान लिख देंगे तो 2 आएगा, b का मान -6 और c का मान 3 आ रहा है। फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² - 4ac, d बराबर b का मान क्या है, -6 का स्क्वायर -4 × a का मान 2 है और c का मान 3 है। फिर से d बराबर 6 का स्क्वायर 36 -4 × 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। d बराबर 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 12। तो देखिए d का मान हमारा क्या आ रहा है, 12। तो d क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। जब d हमारा 0 से बड़ा है तब मूल तो वास्तविक ही होता ही है, मूल वास्तविक व असमान है, असमान होगा। यानी इसका आंसर तो हम लोग का निकलेगा, लेकिन जो 2 ठे आंसर निकलेगा वो आपस में दोनों अलग अलग होगा। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन जब हम लोग द्विघाती सूत्र पढ़ लेंगे। अभी जस्ट अब हमारा अगला टॉपिक द्विघाती सूत्र ही है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको विवेचक का मान समझ में आ गया होगा। विवेचक यही होता है कि मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब मूल अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में कब होंगे भैया, जब 0 के बराबर d आएगा या फिर d 0 से बड़ा होगा। साफ सुथरा आप समझिए कि खाली माइनस में नहीं आना चाहिए d का मान, तब आपका मूल वास्तविक रहेगा। जैसे ही माइनस में आ जाएगा तब मूल वास्तविक नहीं रहेगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। जहाँ भी मूल काल्पनिक रहेगा वहाँ पे हम लोग को आंसर नहीं निकालना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह d का मान पता चल गया होगा। तो अब हम लोग द्विघाती सूत्र पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है द्विघाती सूत्र, या जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, क्योंकि यह महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया है इस सूत्र को, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसका जानना हम लोग को अब जानना है। तो इसमें हमारा मूल निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वह कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने आपको जितना भी क्वेश्चन दिखाया, कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें 2 ठे मूल निकलते हैं, ठीक। तो इसमें भी 2 ठे मूल निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। पहला फॉर्मूला क्या है, -b प्लस √b² - 4ac अपॉन में 2a, यह पहला हो गया। और कॉमा में दूसरा -b, देखिए दूसरा में सब चीज़ चेंज रहेगा। एक बार यहाँ पे प्लस लेना है और यहाँ पे एक बार माइनस लेना है, -b² - 4ac अपॉन में 2a। यह हमारा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र का। इसी दोनों फॉर्मूला को एक में करके आप लोग को याद करना है। तो याद करने के लिए लिखा जाता है मूल x बराबर, एक में करके कैसे लिखते हैं, -b, और यहाँ पे जो प्लस और माइनस हम लोग 2 बार ले रहे हैं, इसको ही प्लस माइनस एक साथ ले लीजिए,
क्योंकि केवल आपको याद करने के लिए यह फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बाकी जब आप सॉल्व करिएगा कोई भी क्वेश्चन तो यहाँ पे एक बार प्लस ले लीजिएगा और यहाँ पे एक बार माइनस ले लीजिएगा, यह आपका मूल का फॉर्मूला होगा। अब यह मूल का फॉर्मूला में आप देखिएगा कि बीच में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला किसका है? तो d का फार्मूला है, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह फार्मूला हमारा d यानी विवेचक का होता है। तो इस यह जो बीच में इतना बड़ा हम लोग लिख रहे हैं, इसकी जगह पे केवल d भी लिख सकते हैं। तो मूल का एक और फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको तभी अप्लाई करना है जब d का वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा तब। चाहे तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला खुलल है तो ये ज़्यादा आसानी होगा अप्लाई करने में, क्योंकि यहाँ b a c इस सब का मान रखना है। जब d का पहले से वैल्यू दिया रहेगा तब आप इस फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेन फार्मूला आप लोग का यह है, इसी को फार्मूला को तोड़ के इस फार्मूला को बनाया गया है। मतलब इसी फार्मूला पे क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, याद करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, और जब d पहले से दिया रहेगा तब इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला जुला के यह सारा फार्मूला एक ही है, इसी फार्मूला से यह सारा फार्मूला बना हुआ है। और यह फार्मूला तभी लागू होगा जब हमने आपको बताया जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो d है, d बड़ा और बराबर होगा 0 के, तभी यह फार्मूला लागू होगा, तभी मूलों का अस्तित्व होता है। यह आप लोग जान लीजिएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं कि इस फार्मूला को कैसे आप लोग को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चन हमने लिया था 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन पे हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, जो इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का फार्मूला जब आप लोग अप्लाई करना है तो कोई क्वेश्चन में कहेगा पहले से, तभी जा कर के आप लोग ये जो मूल का जो d का वैल्यू है यह निकालिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को सब क्वेश्चन में d का वैल्यू निकालना है, जब कहेगा क्वेश्चन में तभी निकालिएगा, वरना डायरेक्ट आप लोग को फार्मूला लगा देना है। सब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि a b c का मान आप लोग को निकाल लेना है। अब उसके बाद फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। फार्मूला क्या है? हम जानते हैं कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसी पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारा माइनस का 4 रूट 3 है, तो माइनस पहले से है, और अंडर माइनस का 4 रूट 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में, फिर b का स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 3 है, इंटू c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू 4 है। ठीक है। अब इसके बाद अपॉन में हम लोग को लिखना है 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है केवल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 4 रूट 3 हम लोग बस लिखेंगे। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 4 रूट 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 16 हो जाएगा, 16 इंटू और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 और 12 चौके 48 अपॉन में 3 दूनी 6 बराबर करेंगे 4 रूट 3 का 4 रूट 3 उसी प्रकार से उतार दिया जाएगा, प्लस माइनस रहेगा सेम टू सेम, 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, तो 48 माइनस 48 अपॉन में 6। तो x बराबर 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0, क्योंकि 48 में से 48 घट गया तो हमारा 0 आ जाएगा, अपॉन में 6। देखिए, हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख सकते थे, क्योंकि d का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था। तो जो हमने फार्मूला आप लोग को पढ़ाया था उसमें बताया था कि यहाँ पे यदि d का वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला का कैसे बनाना चाहिए उसको समझाने के लिए हम लोग केवल इसमें d का वैल्यू पहले से पुट नहीं किए हैं। इससे बाद वाला जो क्वेश्चन हम लोग बताएंगे उसमें d का वैल्यू पहले से पुट कर देंगे। तो अंडर रूट में 0 यहाँ पे हो गया है, तो जब अंडर रूट में 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 ही निकल के आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। तो 4 रूट 3 बटे में
6 हमारा ये निकल के आ गया। अब ये हमारा फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर नहीं है। इसमें क्या करेंगे, तो जो कट रहा है उसको कटा दिया जाएगा। यह 2 के टेबल से 2 बार में जाएगा, यह 6 जो है 2 के टेबल से 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2√3 बट्टे में 3 आ रहा है, 2√3 बट्टे में 3। अब आप लोग सोचिएगा कि ये तो एक ही ठे आंसर है, हमने बताया कि द्विघात समीकरण में हमेशा 2 ठे आंसर रहता है। तो देखिए, जैसा कि आपने d का जब वैल्यू निकाला था तो d 0 के बराबर आ रहा था, और d जब 0 के बराबर आता है तब हमने आपको क्या बताया था कि मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो 2 ठे मूल आएगा वह दोनों सेम आएगा। यह एक ठे हो गया, दूसरा खुद से आप लोग को लिखना पड़ेगा, यही 2 ठे आंसर आप लोग का हो जाएगा। यानी मूल बराबर 2√3 बटे 3, 2√3 बटे 3। कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे एक ठे केवल मूल निकलेगा, वहाँ पे वही मूल को एक बार और आप लोग को मान लेना है और वही 2 ठे मूल हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का हमने बताया कि जब d बराबर 0 के होता है तब मूल समान होते हैं। तो मूल समान होंगे तो एक ही मूल 2 बार लिखा जाएंगे। और इस प्रकार के इस प्रकार से आप लोग जो द्विघाती सूत्र है उसका प्रयोग करके मूल आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए, एक और जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारा d का वैल्यू 12 आ रहा था, यानी d हमारा बड़ा आ रहा था 0 के, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ करना है हम लोग को। पहले a b c का मान लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख देंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन में तो हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन में अलग वैरायटी से समझा देते हैं, ताकि हर तरह का क्वेश्चन के लिए आपका माइंड रेडी रहे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। मूल x बराबर, मूल क्या हमारा, x बराबर क्या फार्मूला होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बट्टे 2a। डायरेक्ट हम लोग यही वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो -b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो -b का वैल्यू माइनस का 6 है, माफ़ करिएगा, b का वैल्यू माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट, d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू यहाँ पे 12 है, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस, अब ये जो 12 है इसको, यह रूट में है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निकालेंगे कॉमन इसमें से कुछ। कैसे टूटेगा, तो 12 को इसका एलसीएम निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 के टेबल से 6 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में। तो ये किस प्रकार से टूट रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार से यह टूट रहा है, बटे 2 दूनी 4। फिर बराबर करेंगे, माइनस 6 का 6 ही लिखा जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में। देखिए, ये जो 2 गुना में है, 2 ठे है अंदर रूट में, तो एक ठे 2 कॉमन निकल जाएगा और 3 अंदर बचा रहेगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया रूट के बाहर, और अंदर में केवल और केवल 3 बचा रह गया, और बट्टे में 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब क्या करेंगे, देखिए 3 यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 2 के टेबल में भी आता है और 2 भी 2 के टेबल में आता है। तो कॉमन यहाँ से हम लोग 2 निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 6 में से जब 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बट्टे में 4। अब ये 2 के टेबल से 4 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे का 2, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। फिर आप लोग कहिएगा कि भैया 2 गुना मूल होता है, यहाँ पे एक गो दिख रहा है, तो भैया देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, और हम लोग फार्मूला आपको क्या बताए थे कि एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमारा मूल जो आएगा, फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2 बट्टे 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। देखिए यहाँ पे जो एक बार प्लस में आप लोग लेंगे इसको अल्फ़ा बोला जाता है, और ये जो माइनस में लेंगे इसको बीटा बोला जाएगा। इसको हम लोग पहले बताना भूल गए आप लोग को, अभी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मूल में जो हम लोग पहले जो प्लस में लेते हैं उसको अल्फ़ा बोला जाता है, और जो माइनस में रहते हैं उसको बीटा बोला जाता है। चलिए फार्मूला भी हम लोग सुधार लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला में यहाँ पे इसको एक बार अल्फ़ा लिख लीजिएगा और एक बार बीटा लिख लीजिएगा।
वैसे तो ये नहीं लिखिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इसको अल्फ़ा मान लिया जाता है एक ठे आंसर को, और एक ठे आंसर को बीटा मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से द्विघात सूत्र से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से कर लीजिएगा। हमारा अगला और आज का सबसे अंतिम टॉपिक है, और बहुत ही टफ नहीं लेकिन थोड़ा टफ टॉपिक है, पूर्ण वर्ग विधि से कोई भी द्विघात समीकरण का आंसर निकालना। यह विधि बहुत कम उपयोग होता है आपका, और इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनता है, लेकिन आपको सिलेबस में दिया गया है, एक अच्छा खासा एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, इसलिए इस विधि को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप 3 चरण हैं, इन 3 चरणों को समझना है आप लोगों को, और यदि आप 3 चरणों को समझ जाइएगा तो आपसे आराम से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इन चरणों के बारे में। सबसे पहले इसमें करना क्या रहता है कि जो हमारा अचर मान दिया गया है उसको दाईं ओर भेजना है। दाईं ओर मतलब जो अचर मान किसको कहते हैं, जो सी रहता है उसको, यानी यहाँ पे ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं इसमें 3 अचर मान है, इसको दाईं ओर भेज देना है, यानी बराबर के उधर भेज देना है। ठीक, दूसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को दोनों पक्षों में भाग देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, यानी कि 2 है यहाँ पे जो, इसको दोनों पक्षों में, एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर, LHS और RHS दोनों में भाग देना है। यह भी कर लेंगे। चरण 1 और चरण 2 बहुत आसान है, आराम से सभी लोग कर लेंगे। चरण 3 में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है। चरण 3 क्या कर रहा है कि एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ना है, आधे के वर्ग को। तो एक्स का जो गुणांक आएगा, अभी एक्स का गुणांक क्या है 7, लेकिन इसको नहीं करना है। हम जब आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे, जब एक चरण के बाद इन दोनों चरण का जब काम हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स का गुणांक होगा उसका आधा करना है, फिर उसको वर्ग करना है, तब जाके उसको दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो चलिए इन तीनों चरणों को हम बारी बारी से आपको बताते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहले चरण 1 के बारे में बात करेंगे हम लोग। अचर मान को दाईं ओर भेजना है, सबसे सिंपल काम है भाई, इस या तो सब भी लोग कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x, अचर मान +3 है तो दाईं ओर भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया, काफ़ी सिंपल था। दूसरा चरण है एक्स स्क्वायर के गुणांक को दोनों पक्षों में भाग देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, 2 है, इसको दोनों पक्षों में हर एक पद से भाग देना है हम लोग को। तो यह भी कोई हार्ड नहीं है, आराम से दे लिया जाएगा। यानी 2 को इससे भी भाग देना है, इससे भी भाग देना है, और इससे भी भाग देना है। देख लेते हैं। 2x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 7x बट्टे 2 बराबर -3 बट्टे 2। यहाँ तक हमारा दूसरा चरण का भी काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 कट जा रहा है तो इसको हम लोग कटा ही लेते हैं तो सही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 x बराबर -3/2। यहाँ तक हमारा दूसरा चरण तक का काम यहाँ तक सॉर्टेड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेन तीसरा चरण है, एक्स के गुणांक के आधा के वर्ग करना है और दोनों पक्ष में जोड़ना है। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे हम लोग को देखना है, ना कि यहाँ पे। इस चीज़ पे ध्यान देना है आप लोग को, क्वेश्चन में नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है हमारे को। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है तो 7/2 है। एक्स का गुणांक क्या है तो 7/2 है, ठीक है। इसका आधा करना है तो 7/2 का आधा कब करिएगा, कोई भी संख्या का आधा कब करेंगे हम लोग, 7/2 का आधा करने के लिए हम लोग इसके भाग्य में 2 करेंगे। आधा का मतलब क्या होता है कि 2 से भागा लगाने का। तो 2 में जब भागा लगाएंगे तो साफ बात है यह है कि 7/2 को गुना करना है 1/2 से। आधा करने का मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या में जब आप 1/2 से गुना करिएगा तो उसको हम लोग आधा करना कहेंगे। तो 7/2 को जब 1/2 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएगा 7/2 दूनी 4। तो यह हमारा आ गया आधा। तो कह रहा था एक से गुणांक का आधा, तो x का गुणांक क्या है 7/2 है, इसका आधा आ गया हमारा 7/4। ठीक, अब इसका 7/4 का वर्ग करना है हम लोग को। 7/4 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 4 दूनी 16, 4 4 16। तो यह हमारा हो गया कुल मिला जुला के जो तीसरा चरण का काम कर रहा है हमारा बन के रेडी हो गया। एक्स का गुणांक जो था 7/2, इसका आधा करिए, 7/2 का आधा किए तो 7/4 आ गया। उसका आधा का वर्ग करिए तो आधा का वर्ग हो गया 49/16। अब इसको दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस
49/16 करना है। 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। तो दोनों पक्षों में इसको जोड़ भी दिया। तो तीनों चरण का काम आप लोग का यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये मत समझिएगा कि आपका क्वेश्चन बन गया, अभी जाके आप लोग का सबसे मेन चीज़ शुरू हो रहा है, सबसे ज़्यादा समझने वाला चीज़ अभी जा कर के शुरू हुआ। अभी तक हमने क्या किया कि अचर मान को बराबर के उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक को सभी से भागा दे दिया और एक्स के गुणांक के आधा का वर्ग करके उसको दोनों पक्षों में जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे ये जो एरिया है LHS है, इस पे आप लोग को गौर फरमाइएगा तो क्या देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 49/16 जो है इसको हम लोग 7/2 का माफ़ करिए 7/4 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यह जो 2 और 16 है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 16 का जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो ये हमारा 2 के टेबल से एक बार में और 16 के टेबल 8 बार में, यानी 8 दूनी 16 ही आ रहा है। ठीक, तो 2 के टेबल से 8 बार में 8 16 24, यानी माइनस का 24 आ जाएगा और प्लस का 49 आएगा। ठीक है, इतना तक ठीक है, अभी तक हमारा मामला चल रहा है अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं, तब ये हमारा 2ab के फॉर्मेट में बस लाना होगा a + b का फॉर्मूला लगाने के लिए। यह हमारा यही फॉर्मेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को उसी तरह से छोड़ देते हैं माइनस में। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × a × b। यदि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 के टेबल से 4 कट जाएगा तो 7/2 एक्स उसी प्रकार से आ जाएगा, कोई छेड़छाड़ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्लस 7/4 का स्क्वायर। यह ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगले स्टेप में आप लोग देखिएगा जब, तब देखने को हमारे को यह मिलेगा कि यह x - 7/4 का होल स्क्वायर होगा। कैसे होगा चलिए बताएंगे, पहले इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो 2 × 5 = 25 हो गया बटे 16 बराबर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर a स्क्वायर -2ab और b स्क्वायर फार्मूला पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे a इसको मान लीजिए, इसको 2 × a × b मान लीजिए और इसको मान लीजिए b स्क्वायर, a स्क्वायर × 2ab × b स्क्वायर के फार्मूला पे अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। यहाँ पर अभी जाके हम लोग का आधा से ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया है। अब इतना आप लोग कर लेंगे तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब आसान सा प्रोसेस है। अब देखिए ये स्क्वायर है, इसको हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो x - 7/4 उसी से प्रकार से है बराबर 25/16 को रूट में आ गया। रूट में जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो वह प्लस माइनस में रहता है, आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि इसका प्लस माइनस हम लोग को कंफर्म नहीं पता रहता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों अप्लाई होता है। ठीक, तो x - 7/4 उसी प्रकार से लिख देते हैं बराबर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 5 और 16 का स्क्वायर 4, ये हो गया। अब यह जो 7/4 माइनस में है इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4 बराबर x बराबर एलसीएम लेंगे तो 4 का 4 ही आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 5 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हमारे पास दोनों हैं, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था द्विघात सूत्र वाला क्वेश्चन में कि जब हमारे पास प्लस माइनस दोनों दिया रहता है तो एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं, तो जब प्लस लेंगे हम लोग तो उसको अल्फ़ा कहा जाता है, तो बराबर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा प्लस ले लेते हैं हम लोग, तो 5 + 7/4 बराबर 5 12/4 4 12, यह हमारा 3 आंसर आ गया। और एक बार माइनस में ले लेते हैं -5
प्लस 7/4 बराबर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए उसी प्रकार से रहेगा 2/4, यहाँ पे 1/2। तो मूल हमारा क्या आंसर निकल के आया, मूल 2 आया 3,1/2। देखिए आधा से ज़्यादा स्टूडेंट हमको पता होगा कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हमको बनाते बनाते तक वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये थोड़ा टफ है और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसको समझ में आ गया वही असली में तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम को लिए। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कौन सा एरिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला एरिया यहाँ पे है। हम लोग को जब पता करना रहता है, जब a माइनस बी वाले फार्मूला पे बैठाना रहता है, तभी इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट का सबसे मेन एरिया है। क्या क्या किया हमने फिर आपको बता देते हैं इत्मीनान से कि आपको ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो अचर पद रहेगा उसको बराबर के उधर भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया, सिंपल था यहाँ तक। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक को सभी से भागा दे दिए हम लोग, तो या इससे भागा दिए, इससे भागा दिए और इससे भागा दे दिए। अब जो मेन था हमारा कि ये जो एक्स का गुणांक है इसका आधा करना है। तो किसी भी चीज़ का जब आप लोग को आधा करना है, जैसे 4 का हम लोग को आधा करना है, 4 के बटे में 2 लिख देंगे। इस अन्यथा हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1/2, तो उसका भी आधा ऐसे ही निकलता है। आधा किसी भी चीज़ का आधा निकालने के लिए 5 का आधा निकालते हैं तो इंटू 1/2 कर देते हैं, तो केवल इंटू 1/2 कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि उसका आप लोग को आधा निकालना है, तो 7/2 का आधा निकालना था तो इंटू में 1/2 कर दिए हम लोग, तो 7/4 आ गया। ठीक, आधा निकल गया। अब इस आधा का वर्ग करना है, तो आधा का वर्ग हमारा निकल के आया है 49/16। वरना आप चाहे तो इस ये जो 49/16 हम लोग लिखे हैं इसको नहीं लिख के इस 7/4 के वर्ग को ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 7/4 को ही वर्ग करके लिखा है। इसके अलावा आप चाहे तो 7/4 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं, यह आपका मन है। ठीक है, अब इसके वर्ग को दोनों भाग में हम लोग जोड़ दिए हैं, 49/16 इधर भी और इधर भी। अब इधर हम लोग देखें, ऐसा आपको कुछ इसमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पहले ही से इस फॉर्मेट पे यह क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो हमने इस भाग को जो लिखा है ना, ए बी बी स्क्वायर वाला जो भाग है, यह इसका लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, केवल हम लोगों ने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट पे अप्लाई हो रहा था, जो हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया और 25/16 उतार दिया सेम टू सेम। अब उसके बाद क्या किए, जो स्क्वायर था उसको उधर भेज दिए तो रूट में आ गया। फिर इस -7/4 को उधर भेज दिए तो +7/4 हो गया, बटा हुआ का जोड़ हुआ, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए और हमारा आंसर निकल के आ गया। आप मात्र इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लीजिएगा ना। अभी जस्ट जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आप 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो आप 100% इस स्टेप को, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा। कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है। तो इस प्रकार से यह जो पूर्ण वर्ग विधि है यह भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। और यदि आप हमारे वीडियो जो दिए इसमें समझ के इस हर एक तरह का क्वेश्चन जो 4 से 5 तरह का फॉर्मेट हमने बताया है, इस 4-5 फॉर्मेट का 2-2 क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिएगा तो ये जो चैप्टर है आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, 2 फार्मूला है, एक विवेचक का फार्मूला है, एक द्विघाती सूत्र का फार्मूला है। उसके बाद 3 तरह का फॉर्मेट है, गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। बस उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा तो आपका इस चैप्टर पे पकड़ बन जाएगा। और यहाँ से एवरेज 20 नंबर आराम से 19 से 20 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से इस चैप्टर का आप लोग प्रैक्टिस करना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो आप कोई भी तरह सब्जेक्ट का 1 शॉट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम ला देंगे। बाकी इसी प्रकार का वीडियोज़ आते ही रहेगा चैप्टर 5 का 6 का, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।